नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो जैसा कि बताया गया हमको कि 1930 में जब गांधी इम्पैक्ट होता है तो वहाँ पे गांधी जी सेकेंड राउंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये भाग लेने जाते हैं। तो जब साइमन कमीशन आप देखेंगे कि 1927 में बनता है और 1928 में जब आता है तो इसका विरोध होता है। तो ये कुल मिला के फ्रूटफुल नहीं हो पाता है। इसलिए जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना सारे लोगों को मिला करके एक पार्टी की जाए, कॉन्फ्रेंस किया जाए और जो भी उस समय के इशूज हैं या फिर जो भी डेवलपमेंट है उस पर बात किया जाए। ठीक है। तो आप देखेंगे कि साइमन कमीशन 2 वॉल्यूम में अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है, 10 जून और 26 जून 1930। जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है ये रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और मेन लीडर जो कांग्रेस के थे वो जेल में थे ड्यू टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, फर्स्ट राउंड टेबल ऑर्गेनाइज करती है 1930 में। ठीक है, दिसंबर नवंबर 1930 से 31 में, इन द एटमॉस्फियर ऑफ डिस्करेजमेंट एंड डिससेटिस्फैक्ट्री। ठीक है। तो रिजेक्ट हो चुका है वहाँ पे, आपका सीडीएम चल रहा है। तो 89 टोटल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आप देखेंगे वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। लेकिन कांग्रेस अभी समय तो कांग्रेस जो है ये भाग नहीं लेती है। तो तेज बहादुर सप्रू है, श्री श्रीनिवास शास्त्री हैं, मोहम्मद अली जौहर हैं, मोहम्मद साफ़ी हैं, आगा खान है, मुस्लिम लीग फजलुल हक, जिन्ना है, मोमिन मोदी हैं, जयकर हैं, मुंजे हैं, अम्बेडकर हैं, सुंदर सिंह मजीठिया हैं, प्रिंसली स्टेट। तो ये लोग जो है फर्स्ट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में के लोग भाग लेते हैं। ठीक है। केटी पॉल जो है वो क्रिश्चियन को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? और कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज कौन करता है, कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करते हैं ब्रिटिश एम्परर और चेयर बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रेंजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। तो उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहते हैं रेंजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। एम्परर द्वारा उसको इनॉग्रेट किया जाता है। महात्मा गांधी जो है ये कांग्रेस के रहते हैं, लेकिन ये सेकेंड राउंड में जाते हैं। ठीक है। 1907 सितंबर 1931 में से 1 दिसंबर। तो 1930 में पहला राउंड टेबल होता है जो 31 तक चलता है। सेकेंड राउंड 2931 से चलता है और 31 में ही खत्म हो जाता है। और जो थर्ड है वो 1932 में चलता है। ठीक है। तो ये तीनों कॉन्फ्रेंस आपको याद रखना चाहिए। अम्बेडकर जी जो है वो तीनों में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। और सेकेंड राउंड की बात हो गई। और इसमें जो है सरोजिनी नायडू, मदन मोहन, सरोजिनी नायडू जो जो गई थी ये महिलाओं के लिए गई थी। ठीक है। और मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा से गए थे, एनी बेसेंट थी हिंदू महासभा से। गांधी जी ट्रेवल टू द लंदन। अब ये गांधी जी कैसे गए थे वो सबका थोड़ा फैक्ट दिया है, क्योंकि एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हमको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा राजपूत, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। और कहाँ पे रहे थे, किंग्सले हॉल में, वहाँ पे वो स्टे किए थे। ठीक है, लंदन में। ठीक है। ड्यू टू द प्रोटेस्ट सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो है 1 दिसंबर को ही वो हो गया, बंद हो गया। इसलिए क्योंकि गांधी जी जो है इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, मतलब एग्री नहीं हुए गांधी जी। ठीक है। गांधी जी रिटर्न विदाउट एनी गेंस आफ्टर रिटर्न, इट इज ट्रू दैट आई रिटर्न बेयर हैंड। ठीक है। ये सही है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन आई एम कंटेंट एंड फ्लैग जो है मैंने झंडा नीचे नहीं होने दिया। जो हमारी मांग थी वो हमने अभी रखा है, आई नेवर कम्प्रोमाइज विद द ऑनर ऑफ। ठीक। तो ये चीज़ें बोली। सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में ही आप देखेंगे कम्युनल इशू वगैरह था। बी आर अम्बेडकर को उसी समय सेपरेट इलेक्ट मिल गया, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया दलित्स के लिए। इसीलिए गांधी जी और नाराज हो गए। ठीक है। और ये जो है गांधी जी को एक्सेप्ट नहीं था। ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर जो है ये तीनों ने तीनों में भाग गया थे। तो बता दिया। अब थर्ड राउंड जो है होता कब है, ये 1932 से 1932 तक होता है। इसको भी कांग्रेस बैकआउट करती है। तो जब 1931 में सेकेंड राउंड में जब आप देखेंगे कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने जब सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया दलित्स के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी नाराज हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे आने के बाद गांधी जी और अम्बेडकर में एक पैक्ट होता है 1932 में। ठीक है। इसको हम लोग पूना पैक्ट में कहते हैं। ठीक है। और इसी को गांधी जी तो कम्युनल अवार्ड बोल रहे हैं, और उसके बाद जो कम्युनल अवार्ड मिलता है दलित्स को, उसको ये फिर पूना पैक्ट में आकर के ये रिजॉल्व होता है। ठीक है।
A consensus among the several party that separate electorate of Dalit were not reached to the second round ठीक है, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। एज ए रिजल्ट कॉन्फ्रेंस जो है बहुत सारे जो है इसमें रीच नहीं हुए, तो उसमें ब्रिटिश रेमजे ने क्या किया, 16 अगस्त 1932 को अनाउंस कर दिया कम्युनल अवार्ड, ठीक है। तो सेकेंड राउंड के बाद ही आप, लेकिन हालांकि 1932 में, 1931 में होता है सेकेंड राउंड, लेकिन यहाँ पे एक अवार्ड घोषित कर देते हैं। और चूंकि अम्बेडकर उसमें गए रहते हैं तो इनका ही उसमें मेन रोल रहता है। और ईच माइनॉरिटी ग्रुप है गिवन सम रिजर्व सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। दो सीट वर हेल्ड बाय द सेपरेट इलेक्टेड। अब अर्लियर ओनली मुस्लिम और सिख थे, पहले मुस्लिम और सिख को दिया जाता था। मुस्लिम को कब दिया गया था, मुस्लिम को 1909 में दिया गया था। इसको एक्सटेंड किया गया 1919 में सिख से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वगैरह से, ठीक है। अब ये जो फाइनली 1932 में आकर के इसमें दलित तक इसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा, ठीक है, हिंदू रिलीजन। और इसको जो है नाउ गॉड सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कंसिडर्ड एज ए माइनॉरिटी। तो दलित्स को जो है इसको जो है हिंदू धर्म से अलग कर दिया गया और यहाँ पे इसको माइनॉरिटी कहा गया, ठीक है। नाउ मुस्लिम, इंडियन क्रिश्चियन, सिख, एंग्लो इंडियन एंड अदर ग्रांटेड द सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, विच वर अवेलेबल इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ओनली, ठीक है। गांधी जी स्टार्टेड 20 सितंबर को, अब यहाँ 16 अगस्त को ये अनाउंस करते हैं 1932 को, और 20 सितंबर को गांधी जी बैठ जाते हैं फास्ट अंतु डेथ पे यरवदा जेल में, क्योंकि उस समय जो है ये उसके सीडीएम के कारण जब ये वहाँ से आते हैं तो वापस सीडीएम स्टार्ट कर देते हैं, तो इनको वापस अरेस्ट कर लिया जाता है अगेंस्ट द कम्युनल लॉ, ठीक है, विच एंडेड इन पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट जो है होता तो वैसे अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, लेकिन साइन अब देखिए कौन कर रहा है यहाँ पे, 24 सितंबर को हो रहा है, ये 20 सितंबर को बैठ रहे हैं और 24 सितंबर को पूना पैक्ट साइन हो रहा है डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ से और मदन मोहन मालवीय की तरफ से। यही मालवीय हिंदू महासभा जो बनाते हैं, यही मालवीय जो बिंदु बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाते हैं, यही मालवीय जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिंदू महासभा के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहाँ पे जाके मिलते हैं, ठीक है, ये साइन करते हैं, ठीक है। एम आर जयकर, देवदास गांधी, विश्वास विश्वास, राजा भोज, बी बालू, गवई, ठक्कर, सोलंकी, टीबी सप्रू, जी डी बिरला, राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव श्रीनिवास, एम सी राजा, सी वी मेहता, बाखले, और ये जो है सारे लोग उस पर साइन करते हैं, ठीक है। 71 सीट जो है, अब जो पूना पैक्ट होता है उसके आधार पे इनको सीट को रिजर्वेशन मिल जाता है, ठीक है, जो आज भी चल रहा है, आप देखे होंगे। तो जैसा कि मैं पहले वीडियोज में बता चुका हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है और रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि जब जब कॉमनल अवार्ड उसने किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी रेमजे मैकडोनल्ड ने, तब केवल 71 सीट उन्होंने दिया था दलित्स को, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रिजर्व कर दी गई और 148 सीट पूरी कर दी गई, तो जाहिर सी बात है, खुशी की बात है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे मद्रास में 30, सिंध और बॉम्बे में 15, पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा में 18, सेंट्रल प्रोविंस में 20, असम में 7, बंगाल में 30, यूनाइटेड प्रोविंस में 20, यूनाइटेड प्रोविंस में, ये सब हो जाता है, ठीक है। अब 170 होता है। द नंबर इज हाउएवर 170, ओनली 18% ऑफ जनरल सीट वर रिजर्व फॉर द दलित्स, ठीक है, इन सेंट्रल असेंबली, ठीक है। सेंट्रल असेंबली में केवल 18% ही सीट रिजर्व की जाती है, ठीक है। ये स्टेट प्रोविंशियल लेजिस्लेशन की बात हो रही है। आफ्टर पूना पैक्ट गांधी जी जो है अब पॉलिटिकल इंटरेस्ट इनका खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ये सोशल में अनटचेबिलिटी वगैरह में घुस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इनको झटका लग जाता है कि दलितों को कैसे राइट्स मिले हैं, ठीक है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप देखेंगे इन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। और ये अनटचेबिलिटी तो उसी समय अब ये 1932 में ही ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग फाउंड करते हैं और हरिजन सेवक संघ जिसका बाद में नाम हो जाता है, घनश्याम दास बिरला जो है इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास जो है ये बनाता है बाबू जगजीवन राम, ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कौन बनाता है, बाबू जगजीवन राम, ठीक है। और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अब इसमें देखिए नाम नाम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। और यहाँ इसको बना रहे हैं कौन, 1942 में अम्बेडकर जी बना रहे हैं, ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1926 में एमसी राजा बना रहे हैं, ठीक है।
और 14 अगस्त 1931 को अम्बेडकर ऑन द कन्वर्सेशन विद गांधी सेड महात्मा गांधी फ्लीटिंग फैंटम एंड, ठीक है, महात्मा गांधी मतलब धूल तो उड़ाते हैं लेकिन अपने लेवल नहीं उठाते, मतलब इस तरह से उन्होंने क्रिटिसिज्म किया उनका, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह का ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे दलित अपलिफ्टमेंट के रिकॉर्डिंग आ रहा है। तो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कौन बना रहा है? बाबू जगजीवन राम बना रहे हैं, ठीक है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कौन बना रहा है? अम्बेडकर जी बना रहे हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, अब देखिए लीग और एसोसिएशन में थोड़ा सा फर्क है। तो लीग है बाबू जगजीवन राम, ठीक है। और क्लास एसोसिएशन है तो इसको एमसी राजा बना रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा पहले है, 1926 में है। और ये लीग जो है ये थोड़ा बाद में बनता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब गांधी जी अपना 1932 में पूना पैक्ट करवा लेते हैं। तो उसके बाद ये इंटरेस्ट खो देते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो उसके बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये भी रिस्पॉन्सिबल था। उसके बाद एक पार्टी बनती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। ऑन मे 1934 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है ये पटना में मिलती है, ठीक है। और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो इलेक्शन फाइट करने के लिए अंडर द एजिस ऑफ कांग्रेस इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन कुछ मेंबर जो है वो ऑल इंडिया कमेटी से वो अलग से मीटिंग करते हैं और वो बनाते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। और दिस पार्टी, अब गांधी जी उधर चले गए, अब कुछ मेंबर जो है सोशलिस्ट पार्टी की तैयार है। और दिस पार्टी ऑफिशियल अफिलिएशन जो है इसका मिलता है कब? 1934 में, ठीक है। द पॉलिसी एंड वर्किंग मेथड टू बी डिसाइडेड इन द मीटिंग दैट वाज हेल्ड इन बॉम्बे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम निकल के आता है वो जीपी नारायण का आता है, ठीक। और यही जो आप देखेंगे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के समय इन्होंने काफ़ी बड़ा मूवमेंट किया था, ठीक है। तो ये जो है कन्वेनर थे ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पटना में 1934 में। और और ये जनरल सेक्रेटरी भी थे, कन्वेनर तो थे ही, जनरल सेक्रेटरी थे। और आचार्य नरेंद्र देव जो है ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है। द पार्टी वॉज फाउंडेड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ यूथ टुवर्ड द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। अच्छा, तो ये पार्टी सोशलिस्ट पार्टी इसलिए बनाई गई कि क्या हो रहा था कि अभी कांग्रेस थी तो इधर आप कांग्रेस की तरफ, नहीं तो जो उनके नाराज होता कम्युनिस्ट की तरफ चला जा रहा था। तो इससे जो है इन्होंने, तो अब जैसे भी पता है आपको सोशलिस्ट जो है बीच का रास्ता होता है, तो इसलिए ये चीज़ किया गया, ठीक है। और इसके मेंबर थे अशोक मिश्रा, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विकास दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिन्हा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो ये जितने लोग हैं ये आप देखेंगे कि ये लोग हैं सोशलिस्ट पार्टी से, ठीक है। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है वो कौन बनाता है? वो गंगाराम सिन्हा बनाते हैं। तो अब ये देखिए बीपीएससी में शायद क्वेश्चन आया होगा, तो इसलिए इसको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो इन्होंने बनाया, ठीक है। और राम वृक्ष बेनीपुरी जो है और रामानंद मिश्रा, ये 3 लोग मिलकर के इसको बनाते हैं, ठीक है। और नरसिंह नारायण जो है इसके वाज ए सोशलिस्ट एंड वाज इंपॉर्टेंट लीडर। और नरसिंह नारायण जो है इसके इंपॉर्टेंट लीडर थे, ठीक है। और जेपी नारायण ऑल्सो बिलोंग्स, अब जेपी जो है यहाँ पे भी अब बिहार सोशलिस्ट है तो उससे भी थोड़ा अपना एलिंग रखते हैं, ठीक है। तो और इनको जो है लोकनायक भी बोला जाता है, ठीक है। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन मार्च ड्यूरिंग द कूट मूवमेंट, अब जब क्यू टू इंडिया मूवमेंट चल रहा था, QIM चल रहा था, तो वहाँ पे ये सीक्रेट रेडियो स्टेशन वगैरह चलाते थे, सीक्रेट सर्विसेज वगैरह चलाते थे, ठीक है। उस समय तो सब लोग खैर एक ही हो गए थे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एंड अरुणा आसफ अली, ठीक है। 5 जून 1974 को ये इन्होंने टोटल रिवोल्यूशन संपूर्ण क्रांति गांधी मैदान बनाया इंदिरा गांधी के against। और ये बाद में 1999 में इनको भारत रत्न भी दिया जाता है। हिज रिलीज वॉज सेलिब्रेटेड एज जयप्रकाश डे इन अप्रैल 1946। क्योंकि जब 1942 में ये सीक्रेट मूवमेंट वगैरह कर रहे थे, सारे लगभग सारे लीडर्स जेल में थे, तो उनके रिलीज को आप देखेंगे जयप्रकाश डे मनाया जाता है अप्रैल 1946 को, ठीक है। और ठीक है, several rallies was organized in Patna and he openly criticized the government and arrest of political leaders, ठीक है। 20 मई 1936 को 11 इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो साइन करते हैं बॉम्बे मैनिफेस्टो। अब देखिए यहाँ पे सोशलिज्म और कम्युनिज्म का जो बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसके लिए जो है आप देखेंगे जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो बॉम्बे मैनिफेस्टो साइन करते हैं 1936 में, ठीक है। एंड द मैनिफेस्टो वाज अगेंस्ट द रेंजन प्रिंसिपल ऑफ सोशल, देखिए आगे ना बात, लखनऊ सेशन। अब लखनऊ सेशन में आप देखेंगे 1936 में एक सेशन होता है जिसमें नेहरू जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं। गांधी जी तो पिक्चर से आउट हो चुके हैं,
तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देखेंगे कि जो बॉम्बे मैनिफेस्टो था इसमें गांधी जी का भी बैकअप था। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है कि इसमें कुछ हो जाए, लेकिन उसमें जो भी बीच में जो भी इन लोगों का आपस में बनता है वो आप देखेंगे। उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। ठीक है, तो 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं और उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि इसी के मैक्सिमम प्रोविजन आप देखेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो हालांकि उस समय जब ये आया तो इसको नेहरू ने बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसको जो है गुलामी की, मतलब इसको ये बोल रहे हैं कि गुलामी के लिए बनाया गया है इस एक्ट, इस तरह का उनका स्टेटमेंट था। लेकिन जब संविधान बनता है तो मैक्सिमम प्रोविजन जो है यहीं से दिए जाते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अब इसको हम थोड़ा इसका एनालिसिस करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फरवरी 1937 में इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, और ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए होते हैं। ठीक है, और कांग्रेस जो है इसमें बाकी सभी लोगों को हरा देती है। ठीक है, मद्रास में भयंकर तरीके से जीत रही है, बिहार में भयंकर तरीके से जीत रही है, सेंट्रल प्रोवाइंस एंड बरार में अलग भयंकर तरीके से जीत रही है, यूनाइटेड प्रोवाइंस में भयंकर तरीके से जीत रही है, उड़ीसा में भी जीत गई। तो आप देखेंगे 5 जो स्टेट हैं यहाँ पे इनकी मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक है, कांग्रेस की। और बॉम्बे के अंदर ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते हैं, और आसाम और नॉर्थ वेस्ट प्रोवाइंस में भी ये बनते हैं। ठीक है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो 5 और 2 7 हो गए। ठीक है, यहाँ पे हाल ये दोस्त में आसाम में और बॉम्बे में इनको मेजॉरिटी नहीं आती है। ठीक है, और बंगाल, पंजाब और सिंध, ये 3 जगह ऐसा है जहाँ पे कांग्रेस जो है मेजॉरिटी में या मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वगैरह नहीं बनती है, और यहाँ पे गवर्नमेंट भी नहीं बना पाती है। बाकी 2 जगह तो ये बाकी लोगों सहयोगी दलों से मिल करके तो ये गवर्नमेंट बना लेते हैं। 5 में तो इनकी गवर्नमेंट बनी गई, तो यानी 7 टोटल प्रोवाइंस में इनकी सरकार बन गई। लेकिन बचा जो 3 था उसमें ये लोग नहीं बना पाते हैं। उसमें कौन था? पंजाब था, सिंध था और बंगाल। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब इसी तरह से एकदम फैक्चुअली पूछते हैं वो लोग। ठीक है, तो द कैबिनेट फॉर्म बाई कांग्रेस आफ्टर 37 इलेक्शन ओनली 28 महीने चलती है। ठीक है, और जैसे ही गवर्नमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए अनाउंस कर देती है या फिर ये लोग सब लोग रिजाइन कर देते हैं। इन जुलाई 1937 कांग्रेस फॉर्म कैबिनेट इन 6 प्रोविंसेस, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, बिहार और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, बॉम्बे भी बना दें, और एंड विद द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टी ये कहाँ बना लेते हैं? आसाम और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। ठीक है, तो 6 2 8 हो गया। द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इनटू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट एनी परमिशन ऑफ कांग्रेस कैबिनेट, इन्होंने रिजाइन कर दिया। ऑन 22 अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने सारे प्रोविंस से रिजाइन कर दिया एज एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, बीइंग हैप्पी, कांग्रेस कैबिनेट से ये है मतलब जो खुश हो जाते हैं। तो जिन्ना जो है, अब जिन्ना की गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की तो कहीं बन नहीं पाई, इसलिए जो है ये जो है ये क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको जो है ये काफ़ी खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1939 को ये लोग रिजाइन कर देते हैं, और मुस्लिम को 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये काफ़ी खुश हो गए। और वर्किंग कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू एंड लैंड ओनरशिप 1937 एज ए रिजल्ट ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन यूपी, बिहार। और पास कर दिया क्या इन्होंने? टेनेंसी बिल कर दिया बस। ठीक है, तो जो किसान वगैरह की आंदोलन वगैरह अब चल रहे थे, देखे होंगे आपने, वो इन्होंने यहाँ पे अपने कैबिनेट बनते ही इन्होंने तुरंत इसको लागू कर दिया। ठीक है, टेनेंसी एक्ट वगैरह ला दिया। कांग्रेस सिक्योर 134 सीट इन यूनाइटेड प्रोविंस और फॉर्म इन गवर्नमेंट। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जो है पहले प्राइम मिनिस्टर बने, तो आज की डेट में वो सीएम होता है। और कैलाश नाथ काटजू जो है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बने। ठीक है, फिनांस मिनिस्ट्री भी इनके हाथ में थी। सॉरी, फिनांस मिनिस्ट्री आई रफ़ी अहमद किदवई के हाथ में। ठीक है, कांग्रेस रूल्ड स्टेट रिपोर्टेड दैट मुस्लिम ग्रीवेंसेस वर इन, जहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे
कांग्रेस रूल कर रही थी, वहाँ पे मुस्लिम ग्रीवेंसेज के 3 रुपये हैं। पीरपुर रिपोर्ट आई 1938 में, शरीफ रिपोर्ट आई 1939 में, फजल बहक रिपोर्ट आई 1939 में। अब ये जो है मुस्लिम जो है मेजॉरिटी गवर्नमेंट के अंदर सफर कर रहे हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे 1937 के अंदर इलेक्शन होते हैं, 28 महीने गवर्नमेंट चलती है, और ये 22 अक्टूबर 1939 को ये लोग रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, अब उसी बीच में एक और शख्स की एंट्री होती है, और काफ़ी राजनीतिक भूचाल इधर उधर होता रहता है। उसमें आप नाम देखेंगे, उनका है एस सी बोस जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का। अब ये क्या करते हैं, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी रहते हैं। तो ये बिकेम द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन अनअपोज्ड, किस में हो जाते हैं, हरिपुरा में। ठीक है, 1938 में। ठीक है, अब 1937 में फैजपुर में होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। ठीक है, अब 1938 में और 1939 में सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, पताबी सीतारामैया को, जो गांधी जी के मतलब सपोर्ट से खड़े हुए थे, उनको हरा देते हैं, और बिकेम द प्रेसिडेंट सेकेंड टाइम इन त्रिपुरी। ठीक, त्रिपुरी में 1939, 1938 में आप देखेंगे कि हरिपुरा गुजरात में। ठीक है, एमपी में आकर के इनको हरा देते। अब हराने के बाद ये होता है कि अब गांधी जी नाराज हो जाते हैं, जाहिर सी बात है भाई। तो बट रिजाइन कर देते हैं इन्होंने। अब इनको रिजाइन तो नहीं करना चाहिए था उस समय, क्योंकि ये हरा चुके थे। कांग्रेस की मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेजोरिटी थी इनके पास, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि गांधी जी नहीं खुश हैं, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि यहाँ पे सीता रमैया को ही प्रेसिडेंट बना देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक, बन जाता है कौन, राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। और विद इन कांग्रेस त्रिपुरी क्राइसिस इसको बोला जाता है, 1939 में आता है। सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं, रिजाइनिंग फ्रॉम कांग्रेस से रिजाइन तो करते हैं, लेकिन विद इन कांग्रेस ये बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आ गया है, मतलब कयास लगाया जा रहे हैं। सुभाष जो चाहते थे, टेक बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि जर्मनी अदर साइड था, तो ये जर्मनी वार के और उसका मतलब सपोर्ट करके ये उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। ठीक है, अब इन इंडिया विथ मिलिट्री ब्लो टू द इंग्लिश गवर्नमेंट। ठीक है, और इसी में ही बिलीव एन ओल्ड सेइंग आयरलैंड नीड ऑफ इंग्लैंड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर आयरलैंड। ठीक है, तो ये जो है आयरलैंड के साथ जब इंग्लैंड का चल रहा था, उसके लिए एक कहावत थी, तो उसको इन्होंने बोला। दैट इज वाई ही ट्राइड परसूट कांग्रेस एंड गांधी टू टेक ऑफ हेल्प ऑफ इंग्लैंड है एनिमी। तो इंग्लैंड का एनिमी था जर्मनी, और उसका हेल्प लेकर के उसके साथ ये लड़ाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इंडियन प्रिंसली स्टेट की थोड़ी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इंडियन प्रिंसली स्टेट की हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो 1935 का एक्ट है, इसमें जो है प्रिंसली स्टेट का एक संघ बनाने की बात की गई थी। ठीक है, अब प्रोविंशियल इलेक्शन वगैरह तो हो रहे हैं, लेकिन अब उसमें प्रिंसली स्टेट को क्या मिल रहा है, वो लोग तो इलेक्शन कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि तो वहाँ पे राजाओं महाराजाओं वाला सिस्टम चल रहा है। तो इसीलिए उन लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के, उनके हितों की रक्षा के लिए बनाने के लिए एक चले। ठीक है, तो थोड़ा पीछे चलते हैं बैकग्राउंड से, देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो आप देखेंगे, ठीक है, तो बटलर कमीशन बनाई जाती है 1927 में। ठीक है, बटलर कमीशन सेम ईयर साइमन कमीशन भी बन रही है। तो यहाँ जो बटलर कमीशन है, ये जो है इंडियन स्टेट कमीशन कमेटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूट टू स्टडी रिलेशन बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड प्रिंसली स्टेट के बारे में। ठीक है, और टू रिकमेंड द इकोनॉमिक फिनेंशियल रिफॉर्म फॉर द ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट। ठीक है, इंडियन किंग जो है सर लेस्ले स्कॉट को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब भाई कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई एडवोकेट टाइप का आदमी ही होना पड़ेगा, इंडियन प्रिंस की तरफ ये रहते हैं, और ये जो है कमिटी टू रिप्रेजेंट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और 1927 में देखेंगे ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें 1500 पॉलिटिकल वर्कर जो है, इसमें फ्रॉम वेरियस स्टेट ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी, अभयंकर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है, इस जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। ठीक है, 1939 में जब ये होता है, तो मोस्ट ऑफ द
प्रिंसली प्रोविंस वर मर्ज इनटू इंडिया बाई 1947 में। तो ज़्यादातर लोग ये लोग मर्ज ही हो जाता है, ठीक है। कौन कौन मर्ज नहीं होता है आप देखेंगे, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये तीनों लोग मर्ज नहीं होते हैं, ठीक है। तो जूनागढ़ को प्लेबसाइट के द्वारा कर लिया गया, इसमें पुलिस ऑपरेशन के द्वारा कर लिया गया। और जम्मू और कश्मीर में आप देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर वाला इशू हुआ तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। और ये जो है बाद में ये लोग ज्वाइन किएगा 1948 में, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव ए स्टेटस of the independence to the all province which complicated scenario of merger from the union, ठीक है। दिस प्रॉब्लम वाज हैंडल्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। और 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन कर देते हैं, एक्सेशन। और यहाँ से शेख अब्दुल्ला जो है उनको प्राइम मिनिस्टर घोषित करके ये लोग इंडिया में साइन कर लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो है और मीर लाइक जो है ये गवर्नर जनरल रहते हैं। और स्टैंड स्टील अग्रीमेंट ये साइन होता है लॉन्ग माउंटबेटन और मीर लाइक जो चीफ मिनिस्टर थे हैदराबाद के, ठीक है। तो अब 1937 में कांग्रेस रिजाइन कर चुकी है। 1937 में 22 दिसंबर को जिन्ना खुश हो जाता है। तो अब विदाउट परमिशन जो है कैबिनेट के जो गवर्नमेंट वगैरह बनी थी उनके परमिशन के बिना ये लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री मार देते हैं। इसीलिए नाराज होकर के कांग्रेस रिजाइन कर देती है। तो अब वर्ल्ड वार में क्या हुआ, वर्ल्ड वार में सेकेंड वर्ल्ड वार में वो देख लेते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वार सेकेंड सितंबर 1939 में स्टार्ट होता है। कांग्रेस डिमांडेड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर इंडिया पार्टिसिपेटिंग द वार। कांग्रेस ये डिमांड करती है कि भाई आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो हमको इसके बाद दे देना, इंडिपेंडेंस दे देना। तो उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड लिनलिथिगो, ठीक है। और वो उन्होंने बिना पूछे से पूछे, बिना द कंसेंट ऑफ द डिक्लेयर एन इमरजेंसी इन द कंट्री एंड पुट इंडिया इन द वार, ठीक है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी आस्क्ड फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वार एंड आल्सो डिमांडेड द इंडिया इंडिपेंडेंस आफ्टर वार, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछ रही थी भाई क्यों आप जा रहे हो, हमको हमको हमारा ऑब्जेक्टिव बताइए, इंडिया क्यों शामिल होगा, ये सब। कांग्रेस पास्ड ए प्रपोजल एंड कंडेम द अटैक ऑफ नाजी ऑन पोलैंड, ठीक है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो वहाँ पे हमने देखा होगा जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया, यहाँ से स्टार्टिंग है। तो इसकी स्टार्टिंग के बाद कांग्रेस जो है इसको क्रिटिसाइज करती है, ठीक है। और जो नाजिज्म और फासिज्म का जो आइडियोलॉजी है उसको क्रिटिसाइज भी करती है। इट स्टेट दैट इंडिया कुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ एनी वॉर एंड फॉट अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ एनी डेमोक्रेसी बिकॉज इट्स सेल्फ स्ट्रगलिंग फॉर द अचीव द इंडिपेंडेंस। तो उनका ये लॉजिक ये था कि भाई हम लोग खुद ही अपना इंडिपेंडेंस के लिए ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं और आप जो है दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। तो लॉर्ड लिथगो जो है 17 अक्टूबर 1939 को इंडिया विल बी स्टैंडिंग अगेंस्ट द जर्मनी उन्होंने घोषणा कर दिया, ठीक है। और विदाउट ऑथराइजेशन, ये तो एक ही बात को बार बार कि कम्युनिटी के बिना अप्रूवल ये मिल जाता, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार जो है जर्मनी 1 सितंबर 1947 और ये 6 साल बाद जो है 1945 में इसका खत्म होता है। विंस्टन चर्चिल जो है उस समय प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है उनका टेन्योर 1940 से 45 और फिर 51 से 55 तक चलता है। अब देखेंगे इस बीच में लिबरल पार्टी आ जाती है और इसलिए इंडिया को इंडिपेंडेंस वगैरह मिल जाती है, ठीक। अब डिमांड ऑफ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम वाज फर्स्टली प्रपोज बाई इकबाल इन इलाहाबाद सेशन। तो 1930 के अंदर आप देखेंगे कि एक इलाहाबाद सेशन होता है मुस्लिम लीग का, ठीक है। वहाँ इकबाल जो है सबसे पहले ये प्रपोजल रख देते हैं कि भाई सेपरेट होमलैंड होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है। और वेयर द वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द स्टूडेंट नेम चौधरी रहमत अली, ठीक है। तो वहाँ पे डिमांड होता है, लेकिन चौधरी रहमत अली जो है पाकिस्तान का सबसे पहले 1933 में नाम लेते हैं, ठीक है। और अपने पैम्फलेट में लिखते हैं नाउ और नेवर आर वी द लिव और द पेरिस फॉर द एवर, ठीक। द नेम was prepared from the 5 British North unit, these unit were पंजाब। अब कैसे पाकिस्तान का नामकरण हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन है, तो पंजाब हो गया। फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियन, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसमें अफगानिस्तान आता है तो वो हो गया। कश्मीर हो गया तो के हो गया। सिंध हो गया तो सिंध हो गया। बलूचिस्तान हो गया तो बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान, बलूचिस्तान का भी नहीं उन्होंने स्थान ले लिया, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। और आप देखेंगे 22 से 24 मार्च जो 1940 का था वहाँ पे मुस्लिम लीग जो है, अब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है
ऑलरेडी पॉलिटिकल क्राइसिस है देश के अंदर। वहाँ लाहौर के अंदर ये लोग जो अली जिन्ना के चेयर में लाहौर के अंदर जो है ये करते हैं, और वहाँ जो है सेपरेट मुस्लिम नेशन का ये लोग डिमांड कर देते हैं और बिल भी पास कर देते हैं अपने मुस्लिम लीग। इन दिस सेशन जिन्ना सेड दैट वी वुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन ए सेपरेट मुस्लिम कंट्री। ठीक है, यहाँ आप सोचिए कितना डिटरमिन्ड हो गया इस चीज़ के लिए। सरोजनी नायडू जो है पहले, जब ये उस समय की बात नहीं है, उन्होंने पहले बोला था, यहाँ पे देख करके इसको थोड़ा कंफ्यूज कराया जाता है और सरोजनी नायडू को थोड़ा विलन टाइप का बनाया जा रहा है। हम जिन्ना एज ए एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये पहले उन्होंने बोला था। ठीक है, जब जब आप देखेंगे कि अ, खिलाफत में तो जिन्ना जो है वो अलग थे, तो ये समय अराउंड 1930 के आसपास उन्होंने ये बात बोली होगी। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेंशन दैट इकबाल इन ए मीटिंग सेड जिन्ना इज ए पॉलिटिशियन, यू आर ए पैट्रियट। ठीक है, टू नेशन थ्योरी जो है जिन्ना जो है लाहौर सेशन में एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1940 के अंदर जो मार्च में होता है। और ये प्रपोजल ड्राफ्ट कौन करता है, तो सैयद सिकंदर हयात खान इसको ड्राफ्ट करते हैं। प्रेजेंट इसको फजलुल हक करते हैं 30 मार्च 1940। और 23 मार्च को ही आप देखेंगे 1943 को डिक्लेयर किया गया कि पाकिस्तान डे मनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1940 के अंदर ही जब वर्ल्ड वार चल रहा होता है तो वहाँ पे डिसाइड करते हैं लोग कि उसमें एक अगस्त ऑफर भी आता है, जो उस समय का जो वायसराय था उसने दिया था कि वार में आप लोग, वार में तो लॉर्ड लिन लिथगो था, उसने तो बोल दिया कि भाई आप बिना परमिशन लिए घुसा दिया इंडिया को। ठीक है, लेकिन ये ऑफर देता है अगस्त, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया जाता था क्योंकि इसमें वही है, अभी डोमिनियन स्टेटस तक ही पहुंचे हैं लोग, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग हो रही है अभी डोमिनियन। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करती है कांग्रेस, और इसके लीडर रहते हैं गांधी जी ऑफकोर्स। तो द सत्याग्रह वहाँ द सिंबल ऑफ मॉरल प्रोटेस्ट। ठीक है, और जो सबसे पहले सत्याग्रही होते हैं आप देखेंगे 17 अक्टूबर 1940 को, वो विनोबा भावे होते हैं। ठीक है, और इनके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सर्वोदय जो है पहली बार जो है महात्मा गांधी द्वारा यूज हुआ था, और ये कॉन्सेप्ट ही जो इंडिविजुअल सत्याग्रह का था ये सर्वोदय पे बेस्ड था। ठीक है, विनोदा भावे देखिए सर्वोदय समाज भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसी आइडिया को प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, तो अगस्त ऑफर तो मानती नहीं है पब्लिक। ठीक है, मतलब पब्लिक इन द सेंस कांग्रेस। तो उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, और ये भी फेल हो जाता है। इसके बाद ही आप देखेंगे 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो जाता है, और ये जो मूवमेंट होता है ये सबसे मैसिव एंड सबसे वायलेंट, मतलब इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ठीक है, तो अब क्रिप्स मिशन आता है कि भाई ठीक है, जो भी डेडलॉक कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच है वो थोड़ा सा दूर कर लिया जाए और इनको हेल्प लिया जाए। ठीक है, कंसीडरिंग द राइजिंग पावर ऑफ जापान, इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन को जो है अब ये लोग फोर्स करना शुरू कर दिए कि भाई ग्रांट कीजिए, आप इधर लड़ रहे हैं कि जर्मनी पोलैंड को हथियार रहा है, वो गलत कर रहा है, और आप खुद ही वहाँ गलत करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो है एज ए रिजल्ट स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इंडिया आते हैं 1942 में टू निगोशिएट विथ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे आकर के ये कुछ कुछ प्रपोजल देते हैं क्या, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ इंडिया यानी कांग्रेस के लोग जो है अभी पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं, और आप जो है लेकर के आ रहे हैं अब जा करके डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, इंडिया शुड बी गिवन राइट टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट, सॉरी ओन कॉन्स्टिट्यूशन विच द काउंसिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आफ्टर वॉर। तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, उसकी जो मेंबर हैं वो बनाइए। ठीक है, ये सब प्रपोजल उसमें आ रहे हैं। ठीक है, और तीसरा जो था, एनी प्रोवाइंस नॉट एग्री इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी राइट टू कीप देमसेल्फ आउट ऑफ दिस। तो ये भी मतलब एक तरह से थोड़ा डिवीजन ही हुआ ना, अगर कोई नहीं चाहता है उसमें तो उसको भी अलग होने का अधिकार है। तो यहाँ से जो है थोड़ा सेपरेट होने का, और पाकिस्तान वाली जो जो बात है वो थोड़ा मजबूत हो जा रही है। हालांकि डायरेक्टली यहाँ पे कहीं नहीं कहा गया है कि पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक एंट्री गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट पार्टीज, और जो है हाउएवर डिफेंस जो है यही होता है डोमिनियन का मतलब, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब जो है वायसरॉय ही देखेगा। महात्मा गांधी जो इसे पोस्ट ब्रिटिश चेक बोल रहे हैं, इसलिए कि अभी तक तो हम पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, अब आप हमको अब जाके डोमिनियन दे रहे हैं, तो इसलिए पोस्ट ब्रिटिश चेक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जो थे ये ऑफिशियल नेगोशिएटर थे कांग्रेस की साइड थे क्रिप्स मिशन के लिए। ठीक है,
अब क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे कि पता है कि जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया, तो अब ये मार्च में आता है क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 में, और अगस्त में आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो जाता है, ठीक है। तो 16 से 14 जुलाई 1950 में एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वर्धा में मिलती है, वर्धा में, ठीक है। वहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो भी प्रोमिनेंट लीडर है सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अटेंडेड बाय द कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, अरुणा अशरफ अली, अच्युत पटवर्धन, अनुग्रह नारायण सिन्हा, पताबी सीतारमैया। और क्विट मूवमेंट का यहाँ पे रेजोल्यूशन पास होता है। कब होता है? जुलाई में हो रहा है, ठीक है, जुलाई 1942 में। मार्च 1942 में क्या आ रहा है? क्रिप्स मिशन आ रहा है, फेल हो गया, ठीक है। तो ये सब होने के बाद आप देखेंगे इट वॉज चेयर्ड, कौन चेयर कर रहा है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद कर रहे हैं। तो इसके बाद तो कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारे दिन नहीं हुआ, इसीलिए आप देखेंगे 42 से 46 तक लगभग मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये प्रेसिडेंट रहे, इसीलिए इनका लॉन्गेस्ट टर्म माना जाता है इस वजह से, ठीक है। और 7 से 8 अगस्त में एनुअल मीटिंग होती है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, वो ग्वालियर टैंक बॉम्बे से, और वहाँ से ये तो पास हो गया है ऑलरेडी 6 से 14 जुलाई को, लेकिन यहाँ पे जो है कंफर्म कर दिया गया, और आफ्टर कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करके इसको कंफर्म कर दिया गया, और 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो गया। और जैसे ही लॉन्च हुआ, ठीक है, 9 अगस्त को लॉन्च हुआ, ठीक है, और गांधी जी गेव ए स्टेटमेंट बिफोर द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं आप देखिए उसमें। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम ना करें, अनाउंस देयर सपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो ब्रिटिश का काम ना करें वो अपना कांग्रेस को सपोर्ट दें। सोल्जर जो है वो रिफ्यूज़ कर दें फायर करना अपनी कंट्री मतलब आदमी को, ठीक है। स्टूडेंट शुड क्वाइट स्टडी, ओनली स्टूड फर्मली ऑन दिस। जब तक इंडिपेंडेंस नहीं आ जाता तब तक ये पढ़ेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। किंग शुड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल एंड डिक्लेयर द प्रोविंस द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है। मासेज शुड एक्सेप्ट द लीडर ओनली, किंग ओनली, इफ ही सी द फ्यूचर ऑफ द मासेज। इन द स्पीच गांधी से आई विल नॉट सेटिस्फाइड विद द एनीथिंग एल्स लेस देन कंप्लाई। अब यहाँ पे गांधी जी एकदम क्लियर बोल दिए कि स्वराज यानी आज़ादी के अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल दैट क्या नाम है सॉल्ट टैक्स एंड एक्वाइजम मे बी अबॉलिस्ड बाय स्टॉपिंग द इंग्लिश गवर्नमेंट, बट माई वर्ड विल बी डिमांडिंग नथिंग लेस देन ए कंपनी, ठीक है। टुडे आई मंत्रा इज डू और डाई। हम यहाँ पे वो जो है डू और डाई का नारा लगाते हैं, ठीक है। और इसका मतलब है कि इधर आप मेरी कंट्री को कीजिए, नहीं तो मैं लड़ते हुए मरूंगा। 8 अगस्त 1942 को जवाहरलाल नेहरू जो है प्रेजेंट करते हैं क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन वर्किंग कमेटी में, और इसको जो है कौन सपोर्ट करता है? तो वल्लभ भाई पटेल सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। ड्राफ्ट इस प्रपोजल बाय प्रिपेयर्ड, और ये प्रेजेंट करते हैं जवाहरलाल, लेकिन बनाया कौन रहता है? तो ये बनाए रहते हैं गांधी, ठीक है, गांधी हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड अब्दुल कलाम। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी जो है, और मुस्लिम लीग, ये जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट जब लॉन्च होता है, तो पहले आवर में ही गांधी जी और उनके बड़े बड़े जो जितने भी लीडर है सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और इसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है। गांधी जी, सरोजिनी नायडू वर अरेस्टेड एंड टेकन टू द आगा खां पैलेस, ठीक है, आगा खां पैलेस में उनको रख दिया जाता है। और मेंबर ऑफ कांग्रेस कमेटी जो है रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चाकी घोष, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पताबी सीतारमैया, डॉक्टर महमूद, ये सब जो है अलग अलग ये सब ले जाते हैं अहमदनगर कोर्ट में, ठीक है। ये सब महाराष्ट्र की बात हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसमें ये बॉम्बे में नहीं रहते हैं, तो ये अरेस्ट करके पटना बांकीपुर जेल में रख दिए जाते हैं। शिव कुमार और रामानंद जो है ये हजारीबाग में रख दिए जाते हैं। और मूवमेंट ऑफ 1942 सो द मैक्सिमम इम्पैक्ट इन बॉम्बे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस और मद्रास। और यूपी के अंदर तो ये इतना खतरनाक अवस्था में गया था कि मतलब आप समझ नहीं सकते, मार काट उठते उतारू थे पब्लिक, ठीक है। तो अब देखेंगे कि बट द पार्टिसिपेशन इज होल कंट्री नेसेसरी फॉर द। अब यहाँ पे लॉर्ड वोवेल जो है ये समय तक कमांडर ऑफ चीफ जो था इंडिया का, ठीक है। और ये उसको वायसराय बना दिया जाता है 43 में, ठीक है। विंस्टन चर्चिल जो है जैसा कि हमको पता है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, ठीक है।
और क्विट इंडिया मूवमेंट में अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो प्रेसिडेंट थे, बताया ही, रीजन बता दिया आपको क्यों थे। ही वॉज इलेक्टेड इन प्रेसिडेंट इन रामगढ़ सेशन ऑफ, और 1940 में भी ये एक बार ये बने थे, ठीक है। रामगढ़ सेशन में कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। तो 40 से ही थे, उसके जो 1942 में तो वर्किंग कमेटी की ऐसी मीटिंग हुई थी, वो कांग्रेस की नहीं थी, ठीक है। एंड आफ्टर द फॉर द 5 ईयर 1941 से नो सेशन व कांग्रेस हेड, ठीक है। अब्दुल कलाम जो है ये सब कोई कांग्रेसन नहीं हुआ, इसीलिए इनको बना के रखा गया। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट सीक्रेट रेडियो स्टेशन चलता था कांग्रेस द्वारा, और ये बहुत सारे लोग जो है करते थे, इसमें राम मनोहर लोहिया वगैरह फेमस थे, उषा मेहता भी काफ़ी फेमस थी, ठीक है। इसमें जेपी नारायण का भी था। लुइस फीचर जो थे ये अमेरिकन जर्नलिस्ट थे गांधी जी के समय, इस समय, ठीक है। और ये गांधी जी के बायोग्राफर भी रहे, ठीक है। लुइस फीचर जो है अमेरिकन इंटेलेक्चुअल, पर्ल बक, एंड्रिगो, एम एल सुरमैन, नॉर्मन थॉमस जो है, ये सब लोग इंडिया के सपोर्ट में आ गए कि भाई इनको आज़ादी दो। राइट इमर्जिंग आउट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज वाइड स्प्रेड इन बिहार एंड यूनाइटेड प्रोविंस, इमर्ज एज ए रिवोल्ट, वही मैं बोल रहा था ना। ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंस इंक्लूडिंग आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, गया, चंपारण, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद में, ये जो एरिया है ना, ये मतलब ऐसा मूवमेंट था कि मार काट में उतारू गए लोग। अगस्त मूवमेंट 1942 का बिकम द वाइड स्प्रेड अमंग द फार्मर, अब फार्मर में इसमें सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। और डूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट जयप्रकाश जो है हजारीबाग जेल से ये अंडरग्राउंड एक्टिविटी में थे। योगेंद्र शुक्ला जो है फ्लेट, जब जेपी नारायण वहाँ से भागे थे तो ये भी उनके साथ थे, ठीक है। 1942 के बाद लेटर अरेस्टेड, और बाद में इनको मुजफ्फरपुर में अरेस्ट करके इनको भेज दिया गया पटना, ठीक है। और इन्होंने गांधी जी ने किया था पताबी सीतारमैया से, इन रियलिटी ऑफ दैट डे गांधी जी वाज स्पीकिंग बीइंग ए मोटिवेटेड पावर ऑफ अवतार, मतलब उस समय जो गांधी जी बोल रहे थे वो जस्ट लाइक ए अवतार, ठीक है। अब थोड़ा सा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात कर लेते हैं। ये जो है ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। और इट डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी मूवमेंट बिटवीन 1940 से 47, ठीक है, टिल द फॉरेन फॉरेन रूल एंडेड, ठीक है। अरुणा असफ अली जो ये भी क्विट इंडिया मूवमेंट से ही इनका संबंध रहा है। वाज ए फ्रीडम फाइटर एंड शी ऑलवेज बीन रिमेंबर फॉर द होस्टिंग नेशनल फ्लैग एट ग्वालियर, और ग्वालियर टैंक में ये जो है वहाँ जाकर के फ्लैग भी पहुँचा, मतलब कर देती है, ठीक है। अरुणा असफ अली, उषा मेहता, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये जो है अंडरग्राउंड एक्टिविटी वगैरह में ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट काफ़ी इन्वॉल्व रहे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि बहुत जगहों पे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट वगैरह बना ली गई, ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट। तो बलिया उसमें से एक था, 1942 में चित्तू पांडे ने वहाँ पे गवर्नमेंट बनाया। और तामलुक मिदनापुर बंगाल में, यहाँ भी दिसंबर 1942 से 44 तक एक पैरेलल गवर्नमेंट बना ली गई। सतारा महाराष्ट्र में पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई, और ये 1943 तक चली, और ये सॉरी उस समय बनी, और इसके बाद ये 1946 तक था। ये सबसे लॉन्गेस्ट था। इसमें वाई बी चौहान और नाना पाटिल जो है ये लीडर थे, ठीक है। तालचर उड़ीसा में भी समटाइम्स के लिए पैरेलल गवर्नमेंट चली। गवर्नमेंट गांधी जी को रिलीज किया गया 6 मई 1944 को, ठीक है, ऑन द अकाउंट ऑफ बैड हेल्थ कंडीशन। मर जाते जेल के अंदर तो पब्लिक जिंदा काट देती है अंग्रेजों को। गांधी जी रिलीज, और विस्टन चर्चिल सेड व्हेन वी आर विनिंग अराउंड द ग्लोब हाउ कैन बी डिफीटेड बाय दिस ओल्ड मैन हु इज आवर एनिमी फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब विस्टन चर्चिल ये बोल रहा है, जहाँ पे हम सेकेंड वर्ल्ड वार में तो अमेरिका ने जिता ही दिया इन लोगों को, तो जहाँ पे हम लोग सब जीत रहे हैं, हम लोग एक बूढ़े आदमी से हार जा रहे हैं, ऐसा उसका स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसी समय आपने देखा होगा कि 1939 में जो त्रिपुरी क्राइसिस हुआ था, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिए थे सुभाष चंद्र जी। तो अब उसके बाद जो है ये क्या करते हैं इन दिनों में, 1942 से लगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड में और टिल आज़ादी तक ये क्या करते हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की बात कर रहे हैं, तो पहले उनका थोड़ा सा जीवनी देख लेते हैं, ठीक है। उसमें लिखा है कि 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, कटक उड़ीसा में। और ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से ये अपना ग्रेजुएट होते हैं 1919 में। और ये इंडियन सिविल सर्विसेज भी 1920 में एग्जाम पास करते हैं। और ये प्रेसिडेंट बनते हैं 1838 और 39 में ये रिजाइन कर देते हैं। और ये किसको हराते हैं, प्रतापी सीतारमैया को। उसके बाद प्रेसिडेंट कौन बनता है, तो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ठीक है। और 1939 में ये रिजाइन कर देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। और उसके बाद ये जर्मनी जाते हैं 1941 में। 1941 में ये जर्मनी चले जाते हैं, ठीक है। और ही गॉट कंट्रोल आज़ाद हिंद फौज, और ये जो आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह ने बनाई थी, कैप्टन मोहन सिंह ने, उसका ये कंट्रोल इनको मिल जाता है 1943 में, ठीक है। और ही ऑफनली रिमेंबर्ड एज नेताजी, नेताजी इनको बोला जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनको देश नायक बोलते हैं, ठीक है। और महात्मा गांधी इनको बोलते हैं पैट्रियट ऑफ पैट्रियट, ठीक है।
इन जर्मनी विद द हेल्प ऑफ जर्मन गवर्नमेंट ही फाउंडेड फ्री इंडिया सेंटर। तो ये इन्होंने जर्मनी में बनाया था फ्री इंडिया सेंटर, इंडिया को फ्री करो ऐसे टाइप का सेंटर, ठीक है। एंड ही प्रिंटेड सेवरल पैम्पलेट्स फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस एंड गेव मेनी स्पीचेस, ठीक है। एट द एंड ऑफ द 1941 एडोल्फ हिटलर गेव हिम एफिलिएशन टू द एक्साइल ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट एंड अलाउ सुभाष चंद्र बोस टू कंसोलिडेट आर्मी टू फाइट फॉर द इंडियन फ्रीडम, ठीक है। और ये इनको रिकॉग्नाइज भी कर लेता है कि यही प्राइम मिनिस्टर हैं, यही सब है, ठीक है। In 1942, Subhash Chandra Bose was recruited 10,000 Indian war prisoner from the General Irwin Rommel of North Africa and formed many 10,000 soldiers. It was the Free Indian Legion, ठीक है। इनको जो भी वॉर सोल्जर वगैरह जिनको वॉर प्रिजनर थे उनको ले करके इन्होंने एक बनाया। और आज़ाद हिंद फौज जो है ये कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था, ठीक है। वो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो जापान में जो है वो मतलब अरेस्ट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद ये ज्वाइन कर लिया जापानीज आर्मी को। आफ्टर दिस जर्नी गेव हिम जो है जापानीज जो है इंडियन सोल्जर्स को मोहन सिंह को दे देते हैं और वो जो है रिक्रूटमेंट करते हैं आज़ाद हिंद फौज के लिए। और 1941 में मलाया फॉरेस्ट में पंजाब रेजिमेंट को मोहन सिंह मतलब लीड करते हैं और डिफीट कर देते हैं। कौन इनको करता है? तो ये फिट्स पैट्रिक करता है, इंग्लिश ओरिजिन रहता है लेकिन जापानीज रहता है। ये फिर क्या करता है, उनको प्रिजनर ऑफ वार बना करके बैंकॉक देन ले जाता है। रेजिडेंट इंडियन ज्ञानी प्रीतम सिंह जो है उसके बाद लेते हैं और सक्सेसफुली इस्टेब्लिश उसके बाद ये मतलब दोस्ती वगैरह करवा देते हैं और इंडियन सोल्जर से, ठीक है। जापानीज मेजर इयोयाची फुजीवारा जो क्या करते हैं, यानी प्रीतम सिंह को इनक्रेज करते हैं और कैप्टन मोहन सिंह को लीड करने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी को। और 1941 में कैप्टन मोहन सिंह एग्रीड और 15 जुलाई 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जाती है, ठीक है। विद द डिफीट ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी हु वेंट फॉर द मलाया एक्सपीडिशन, ठीक है। तो इंडियन सोल्जर्स जो डिफीट हो जाती है, इंडियन सोल्जर्स डिफीट हो जाती है मलाया एक्सपीडिशन में, वो जो कि ब्रिटिश की रहती है, ठीक है। उनको ये रिक्रूट कर लेते हैं और रिक्रूटेड है, ठीक है। और शुड बी मेड क्लियर दैट द आइडिया ऑफ आईएनए वाज गिवन बाय ज्ञानी प्रीतम सिंह। तो आईएनए का जो आइडिया था वो ज्ञानी प्रीतम सिंह ने दिया, लेकिन उसको बनाया किसने? और फुजीवारा देते हैं जो जापानीज रहते हैं, लेकिन बनाते कौन है? मोहन सिंह। मोहन डिड द ब्रेव टास्क प्रोवाइडिंग द लीडरशिप और फर्स्ट डिवीजन ऑफ आज़ाद हिंद इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिशियली अनाउंस ऑन सितंबर 1942 और कैप्टन मोहन सिंह वाज द फर्स्ट कमांडर। फिर आपको याद है कि 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस जो है इसको उठा करके किसको दे देते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। और 31 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ का बना लेते हैं? आज़ाद हिंद सरकार सिंगापुर में बना लेते हैं और आज़ाद हिंद फौज को कंस्टिट्यूट करते हैं 4 जुलाई 1943 को इन द लीडरशिप ऑफ नेताजी। अब इसकी हैंड ओवर हो गया, इनके पास आ गया, ठीक है, ठीक है। फौज वाज फाउंडेड ऑन सिंगापुर आइलैंड विच वाज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश मलाया, ठीक। एट द टाइम सिंगापुर बिकेम द पार्ट ऑफ मलेशिया इन 1963, ठीक है। और 9 अगस्त 1965 को मलेशियन पार्लियामेंट रेजोल्यूशन से सेपरेट हो जाती है फ्रॉम मलेशियन यूनियन से, ठीक है। On this day, Singapore became a free country. So it is clear that the Singapore was the part of Malaya when Azad Hind Fauj was the former, ठीक है। तो उस समय जो है जब जब मलाया यूनियन उस समय मतलब कहने का मतलब जब आज़ाद हिंद फौज रहती है तब ये पार्ट नहीं रहता उसका कुल मिलाकर, ठीक है। इन सिंगापुर नेताजी जो है अपील करते हैं, वी हैव सेक्रीफाइसेस अ लॉट बट अल्टीमेट सेक्रीफाइस लाइफ इज रिमेनिंग। वही तुम मुझे खून दो, गिव मी ब्लड एंड आई विल फ्रीडम इज लाइफ। जय हिंद भी बोलते हैं। इट वॉज ट्रेडिशन ऑफ सैल्यूट, जय हिंद आज़ाद हिंद फौज जो सैल्यूट करते हैं वही फिर बाद में इंडियन आर्मी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। टुडे दिस स्लोगन इज होल नेशन, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज वॉज सेलिब्रेटेड इन 12 नवंबर 1945 को, ठीक है। और दिस सेलिब्रेटेड 5 नवंबर टू 11 नवंबर, ठीक है। आज़ाद हिंद वीक जो है आज़ाद हिंद फौज वीक जो है ये 5 नवंबर से 11 नवंबर तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सोल्जर एंड ऑफिसर ऑफ आज़ाद हिंद फौज वाज अरेस्टेड। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार में हार जाते हैं तो ये सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं और इनके ऊपर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रायल चलाती है रेड फोर्ट में 1945 में, ठीक है। एज ए रिजल्ट 3 कन्विक्ट प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और शाहनवाज इनको सेंटेंस दे दिया जाता है डेथ का और राशिद अली को 7 साल का कैद। लेकिन कांग्रेस जो है इनको बचाने के लिए कांग्रेस आज़ाद हिंद फौज रेस्क्यू कमेटी बनाती है और उसके एडवोकेट कौन रहते हैं? भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, असफ अली और जवाहरलाल नेहरू। और ये लोग बचा लेते हैं, ठीक है।
and they were countrywide protest against the sentence of the court, which compelled British Lord Weber to pardon the death sentence using his special power. ठीक है. Jawaharlal Nehru succeeded in passing the resolution guerrilla warfare against the Japanese in the Congress committee in Allahabad Pakras. ठीक है. He opposed to Nazism, fascism and imperial ideology. ठीक है. तो ये हमारा हो गया आज़ाद हिंद फौज और उसकी एक्टिविटी और उससे रिलेटेड जो भी एक कमेटी वगैरह बनी उसको बचाने के लिए ये सब पूरा है. ठीक है. अब इसके बाद देखेंगे कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो जाता है तो अब फिर से अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अब कुछ ना कुछ करना चाह रही. तो उसमें जो है क्लीमेंट एटली बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर और ये जो है अनाउंस करते हैं कि कैबिनेट मिशन जाएगा. ठीक है. तो 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए और कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन दिल्ली ऑन 24 मार्च को आ जाता है. ठीक है. 24 मार्च को ये आता है. ठीक है. उसके बाद देखेंगे द कैबिनेट मिशन इंडिया टू इंसिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन रहता है, पैथविक लॉरेंस उसके प्रेसिडेंट रहते हैं. ठीक है. और सर स्टैंडर्ड क्रिप्स द प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड और एवी अलेक्जेंडर जो रहते हैं ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरलिटी. ठीक है. दे अराइव्ड ऑन मार्च और ये जो है वही डेडलॉक वगैरह ख़त्म करने के लिए आते हैं. और इन अप्रैल ऑलमोस्ट ऑल मेजर लीडर ऑफ द कंट्री जो है डिस्कशन के लिए रहता है. द कैबिनेट मिशन जो है जो प्रपोज करती है वो 3 टायर पॉलिटिक करती है और उसमें अब देखेंगे क्या क्या रहता है. ऑन 16 में कैबिनेट मिशन अनाउंस क्या क्या अनाउंस करती है. द यूनियन डोमिनियन ऑफ द वुड बी गिवन इंडिपेंडेंस. ठीक है. तो सारे डोमिनियन को जो पूरा इंडिया है उसको इंडिपेंडेंस दे दिया जाएगा और मुस्लिम लीग का जो डिमांड था उसको रिजेक्ट कर दिया गया. ठीक है. और यूनियन शुड बी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. ठीक है. फ्रॉम इंडियन प्रोविंस एंड प्रिंसली को भी. ठीक है. और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होगी. ठीक है. और उसमें स्टेट लेजिस्लेचर चीफ कमिश्नर और प्रिंसली स्टेट वगैरह के रहेंगे लोग. कैबिनेट मिशन जो है वो क्या कि जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और इंटरिम गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और सारे मिनिस्ट्रियल पोस्ट वगैरह वो सब जो है इंडिया के लोग हेल्ड करेंगे. और गांधी जी सपोर्टेड कैबिनेट मिशन एंड सेड दिस प्रपोजल इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो बट इट हैज सीड इट कैन फ्री द इंडियन कॉलोनियल सफरिंग. ठीक है. और आज़ाद जी बोलते हैं कि वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द. तो ये जो है उसमें रहते हैं. लेकिन चूंकि इसमें आप देखेंगे कि इनको तो दिया नहीं है, इनको सेपरेट पाकिस्तान तो दिया नहीं, तो ये लोग मानते नहीं हैं. ठीक है. तो इसलिए वो थोड़ा सा इशू खड़ा हो जाता है. और इसी के आधार पे 1946 में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है. ठीक है. तो आप देखेंगे द वेरी फर्स्ट आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज स्वराज बिल 1895 में. अब सोचिए उतना पुराना है, अब जा करके फ्रूटफुल हो रहा है. और ये किसने बनाया था, वो तिलक ने बनाया था. ठीक है. और 20वीं सदी में गांधी जी जो है पहली बार ये आइडिया दिए थे 1922 में कि दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड एज पर द इंडियन नीड. मोतीलाल नेहरू उसके बाद जो है 1924 में इस डिमांड के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो है करते हैं. और आफ्टर दिस एम एन राय ऑफिशियली जो है वो प्रपोज करते हैं इस डिमांड को और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है प्रिपेयर्ड बाई इंडियंस जवाहरलाल नेहरू. और फैजपुर सेशन में ये आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पास भी हो जाता है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड लेकिन ये एक्चुअल में जब बनता है तो वो किसके की वजह से बनता है, तो कैबिनेट मिशन की वजह से बनता है. ठीक है. और 24 मार्च 1946 को दिल्ली आता है, ये तो ठीक है. ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट of his president, Patrick Lawrence made it clear that the aim of the mission is to prepare plan for the formation of Kashmir Assembly to make the India free. ठीक है. प्रॉपर अरेंजमेंट ये सब होना, इंटरिम गवर्नमेंट वगैरह बना. एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान द फॉर्मेशन ऑफ कश्मीर असेंबली ईच प्रोविंस विल बी गिवन नंबर ऑफ सीट एज पर. तो 10 लाख के हिसाब से सीट दिया गया. ठीक है. तो ये सब मिला करके आप देखेंगे कि जनरल मुस्लिम इंग्लिश सिख जो है केवल पंजाब में 296 सीट मिला. ठीक है. और असेंबली और जो है इलेक्शन जो है इसमें हुआ मतलब 296 सीट के लिए. ठीक है. इन दिस द कासन 208 जो है कांग्रेस मेंबर इलेक्ट किए गए और 73 जो है वो मुस्लिम लीग के थे और 15 जो है अदर. ठीक है. मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे. ठीक है. द फर्स्ट मीटिंग कब हुई,
9 दिसंबर 1946 को। सत्यानंद सिन्हा जो है सबसे पहले प्रेसिडेंट बने टेम्पररी, फिर 11 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया दिल्ली में। और अडॉप्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। और 14 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ही सॉवरेन बॉडी बना दिया गया इंडियन यूनियन का, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। जीवी मालवंकर जो है ये स्पीकर बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के और स्पीकर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। ही वाज स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1947 and became the first speaker of Lok Sabha after Indian Independence. He was the speaker of Lok Sabha in 52 से 56 तक, जब प्रॉपर इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट हिंदी। ही वाज द स्पीकर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली, और 1937 से 46 के बीच में ये वहाँ पे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि अब वो तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गया, उसके बाद अब देखेंगे कि मिलिट्री गवर्नमेंट भी बन रही है, वो क्रिप्स में इस मिशन में इसका प्रपोजल था। तो 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड बॉवेल जो है जब इलेक्शन हो गया तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को बनाते हैं कि आइए और इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए, ठीक है। और चूंकि इंटरिम गवर्नमेंट सारे पार्टियों से बनना है तो इनिशियली जो है मुस्लिम मुस्लिम लीग जो है इसको मतलब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, नहीं आती, मतलब इसको रिजेक्ट कर देती, ठीक है। तो 12 अगस्त को इनवाइट करते हैं और जवाहरलाल नेहरू अगस्त में 24 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू जो है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अनाउंस करते हैं, और 2 सितंबर 1946 को पहली गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इसमें ये लिखा है ना कि मुस्लिम लीग नॉट पार्टिसिपेटेड। तो मुस्लिम लीग पहली बार में तो पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन बाद में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है मिनिस्टर बनते हैं एग्रीकल्चर के, तो जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर वो रहे थे वो नॉर्मली पूछता है, ठीक है। बलदेव सिंह डिफेंस देख रहे थे, फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ जो है ये जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, असफ अली रेल देख रहे थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, ठीक है, रेल एंड ट्रांसपोर्ट वही देख रहे थे। मुस्लिम लीग जो है लॉर्ड बॉवेल ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो मुस्लिम लीग उसमें जाकर के शामिल हो गई, और इन 46 तो सितंबर में वो लोग बनाए थे ना 2 सितंबर को, तो अक्टूबर में आकर के मुस्लिम लीग भी उसमें शामिल हो जाती है। तो लियाकत अली को फाइनेंस दे दिया जाता है, और और वो जो है क्या करते हैं उठा करके दुनिया भर के टैक्स वहाँ के उस समय के इंडस्ट्रीज को लगा देते हैं। अबुल कलाम आज़ाद जो है ये इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर नहीं रहते, ठीक है। दिस इंटरिम गवर्नमेंट हैज ए 12 कांग्रेस मिनिस्टर, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ, राजेंद्र प्रसाद, असफ अली, राजागोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, मथाई, बलदेव सिंह, सफद अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अली हजीर और सी एच भाभा, ठीक है। थ्री दीज वर टू मिल, तीन जो है उसमें से रिमूव कर दिए जाते हैं और मुस्लिम लीग से आ जाते हैं, उसमें सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सैयद सफ़क अली को हटा दिया, सैयद सफ़द अहमद को हटा दिया जाता है, ठीक है। और कृषक पार्टी के लीडरशिप में रहते हैं कौन? फजलुल हक। ये जो है मुस्लिम लीग के साथ मतलब कोalition करते हैं और बंगाल में गवर्नमेंट बना लेते हैं, और वो कब तक रहता है? 47 तक, ठीक है। ऐसे सुहरावर्दी जो है प्राइम मिनिस्टर रहते हैं इसके, मतलब बंगाल के, ठीक है। और 16 अगस्त 1946 को डिसाइडेड डायरेक्ट एक्शन डे। फिर 1946 के अंदर अब 16 अगस्त को अभी लोग पाकिस्तान का डिमांड कर रहे हैं, 1946 में ही आया है कैबिनेट मिशन, वो तो पाकिस्तान का रिजेक्ट कर दिया डिमांड, तो ये लोग एक्शन डे मनाते हैं, और इसमें उसके बाद दंगे हो जाते हैं, ठीक है। सॉवरेन पाकिस्तान आफ्टर द मेंबर रिजाइन फ्रॉम द इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। और डायरेक्ट एक्शन डे उस समय रहता है, लेकिन उसके बाद जो ये मनाते हैं और बाकी बाद में ये लोग रिजाइन भी कर देते हैं। ऑन डायरेक्ट एक्शन डे सेवरल राइट होता है, ये सब होता है, ठीक है। उसमें गांधी जी नोआखली में रहते हैं, ठीक है। पार्टीशन देख लेते हैं तो जो क्लीमेंट आर एटली रहते हैं उसमें जब प्राइम मिनिस्टर रहते हैं ब्रिटेन के, ठीक है। और उस समय जब इंडिया होता है, इंडिपेंडेंस मिलता है, ठीक है। तो ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर 1945 से। क्लीमेंट एटली वाज फ्रॉम लेबर पार्टी, मैं बताया था ना उस टाइम कि ये लिबरल रहते हैं अप्रोच के, तो ये लेबर पार्टी के रहते हैं। 20 फरवरी 1947 को एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में डिक्लेयर करते हैं कि बिफोर जून 1948 तक वी विल फ्री द इंडिया, ठीक है, और ट्रांसफर द पावर ऑफ द रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल को हैंड करना ज़्यादा जरूरी है। ही सेड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया पार्टीशन, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसके पार्टीशन के लिए जिम्मेवार नहीं है। माउंट बेटन इंडिया आते हैं 1947 में, ठीक है, और वो शुरू करते हैं कि कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर शुरू किया जाए, किसको दिया जाए, क्या वो सब मतलब सिनेरियो देखने लगते हैं, ठीक है। और ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है। तो माउंट बेटन जो है डूरिंग द टॉक ऑन द ट्रांसफर ऑफ पावर रीच द कंक्लूजन दैट द पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान इज ए मस्ट। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, पार्टीशन का प्लान बनाने लगते हैं, ठीक है। दिस प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय द माउंट बेटन प्लान। और 3 जून 1947 को ये मार्च में आते हैं, और 3 फरवरी में
वो डिक्लेयर करते हैं, जो क्लीमेंट एटली हैं, कि हम लोग मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने बोलते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम लोग इंडिया को आज़ाद कर देंगे 48 में। लेकिन ये 3 जून 1947 को ये प्लान बनाते हैं माउंट बेटन, ठीक है। और एज पर प्लान इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है, ठीक है, टू नेशन थ्योरी के साथ। और पाकिस्तान गिवन डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। एंड डेडलाइन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया हैज़ टू नेशन। और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 4 जुलाई 1947 को प्रेजेंट किया जाता है इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, और 15 जुलाई को पास हो जाता है बाई लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड नेक्स्ट डे। एंड द बिल रॉयल असेंट को मिलता है 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। तो 4 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई, ये याद कर लीजिए, ठीक है। और अगस्त में तो आज़ादी हो जाता, ठीक है। बिटवीन 24 मार्च टू May 6 the series of 133 interview with Indian politician Mount Amin reached on the conclusion that outline of cabinet mission has been impractical, so that we prepared another substitute plan in term Balkan plan, ठीक है। तो यही चीज़ है, मतलब कैबिनेट मिशन में तो पाकिस्तान का डिमांड नहीं था, लेकिन यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए माउंट बेटन ने उठा करके ये बना दिया। और पंजाब बाउंड्री जो है उसके लिए बनाई गई, पंजाब बंगाल के लिए, ठीक है। उसको रेड क्लिफ को दिया गया वो अब चीज़, ठीक है, ताकि वो बाउंड्री डिमार्क कर पाए, ठीक है। 30 जून 1947 को माउंट बेटन ने वो डिवीज़न के लिए रखा, तो उसमें फिर उन्होंने वो भी प्रोविज़न डाल दिया, ठीक है। और काउंसिल जो है वाज द चेयरमैन ऑफ बोथ काउंसिल, ठीक है। और काउंसिल जो डिसाइड टू द पंजाब बंगाल मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन को कैसे वो मतलब इधर उधर करना है, कैसे उसमें लाइन खींचनी है, ये सब, ठीक है। और कांग्रेस टू फ्रॉम मुस्लिम लीग, गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद द माउंट बेटन के साथ 31 मार्च को करते हैं, सजेस्टेड दैट द कंट्रोल ऑफ एंट्री गवर्नमेंट शुड बी कंप्लीटेड टू दम। और ये बोल देते हैं कि ठीक है मत करो, और मोहम्मद अली जिन्ना को बना दो, ठीक है, हुआ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, ताकि ये कम्युनल राइट रुक जाए। बट कांग्रेस लीडर एंड कांग्रेस पार्टी डी नॉट सपोर्ट द प्रोपोजल, लेकिन कांग्रेस वाले बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। ऑन द पार्टीशन, गांधी जी से कांग्रेस विल हैव टू मूव ओवर माई बॉडी इफ वी विल डिवाइड इंडिया, ठीक है। आई विल नेवर बी ए सपोर्टर ऑफ इन माई लास्ट, ठीक है। इफ आई वर्चूज आई विल नेवर लेट कांग्रेस रेडी फॉर द पार्टीशन। जेबी कृपलानी वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट, उस समय लगते हैं जब जनरल कमेटी जो है दिल्ली की एक्सेप्ट कर लेती है प्रपोजल ऑफ 14-15 जून को, ठीक है। दिस प्रपोजल वॉज प्रेजेंटेड बाई गोविंद पल, और मौलाना काजाद जो है इसको सेकेंड कर देते हैं, ठीक है। और नवंबर 1947 को जेबी कृपलानी कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं, और राजेंद्र प्रसाद जो है उस समय उसके बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। और जयपुर सेशन में, ठीक है, पताबी सीतारामैया जो है उसके बाद नेक्स्ट कांग्रेस बनते हैं जयपुर सेशन में, ठीक है। 1950 नासिक सेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन को नया प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ठीक है। नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस फ्रॉम, और 1951 से 54 तक नेहरू जो है उसके बाद रहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ इंडिया पार्टीशन, ठीक है। ये जो 14-15 में जब कांग्रेस पास करा रही थी उसमें ये अब्दुल गफ्फार खान जो है ये उसके सपोर्ट में नहीं थे, ठीक है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो है ऑन द पासिंग ऑफ द प्रपोजल स्टेट दैट टुडे नेशनलिज्म सरेंडर द कम्युनिज्म। अब सैफुद्दीन किचलू बोलते हैं कि भाई हमने सरेंडर कर दिया, ठीक है। एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कमेटी ऑफ पंजाब प्रोविंस, ठीक है। ही सेपरेटेड हिमसेल्फ ऑफ कांग्रेस एंड लेटर ज्वाइन द कम्युनिस्ट पार्टी। 14-15 अगस्त 1947 को मिडनाइट में दोनों अलग अलग हो गए आज़ाद, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल स्पीच दिए, और 14 अगस्त 1947 को जनगणमन और सारे जहाँ से अच्छा संग भाई सुचेता कृपलानी, ठीक है। इन द असेंबली जवाहरलाल नेहरू वाज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड गवर्नर जनरल लाउंड माउंटबेटन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। वेर सी गोपालाचारी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया 48 से 50 में, ठीक है। सी राजगोपालाचारी ड्यूरिंग द ईयर 42 वाज द फर्स्ट लास्ट इंडियन टू द प्रेसिडेंट इंडिया, ही स्टेट, और 26 जनवरी तक ये रहते हैं, ठीक है। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, ठीक है, सी गोपालाचारी 52 से 54 तक रहते हैं। अम्बेडकर जो है पहले लॉ मिनिस्टर रहते हैं फ्री इंडिया के, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस वी आर कमिंग इन दिस पोजिशन, ठीक है। ही वर्क द प्रेसिडेंट्स एंड ड्राफ्टिंग द कमेटी, ठीक है। इंडियन नेशनल लीडर जो है वांटेड टू मेक 26 जनवरी मेमोरियल डे, इसलिए उस दिन जो है ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को वो कर देते हैं, कम्प्लीटली केम इनटू द इफेक्ट, ठीक है। और उसको डिक्लेयर करते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है। आर कोपलैंड सेड दैट इंडियन नेशनलिज्म इज द चाइल्ड ऑफ इंग्लिश रूल, ठीक है। आर कोपलैंड बोलते हैं, जाहिर सी बात है इंडिया को इन्हीं लोगों ने यूनाइट किया। ही फॉरगेट दैट द इंडियन नेशनलिज्म वाज अनडिजायरेबल चाइल्ड विच वाज डिनाइड मिल्क द इन
द चाइल्डहुड एंड आफ्टर दैट एफर्ट दैट मेड द चोक टिल द डेथ, ठीक है। तो और यूनिफिकेशन में इंडिया के बोलते हैं कि हम पनिकर दैट द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इज यूनाइटेड द इंडिया, ठीक। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अब इंडिया आज़ाद हो चुका है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लागू हो गया है, तो उसमें एक चैप्टर रह गया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसमें कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या हुआ, तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जो है हम अलग वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फीडबैक अपना जरूर दीजिए। थैंक यू।